क्या एक 500 रुपए का लालच किसी भ्रष्ट पुलिस वाले के पूरे करियर को खाक में मिला सकता है? देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाली ये सच्ची कहानी। भारत के एक बड़े और व्यस्त शहर का बाहरी इलाका, चिलचिलाती धूप में हाईवे के किनारे एक पुलिस चेकपोस्ट लगा हुआ था। ये चेकपोस्ट लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पुलिस की अवैध वसूली का एक बड़ा अड्डा बन चुका था। यहां का इंचार्ज था इंस्पेक्टर भैरव सिंह। भैरव सिंह का नाम पूरे इलाके में खौफ का दूसरा नाम था। उसके लिए वर्दी सिर्फ एक औजार थी जिससे वो गरीबों का खून चूसता था। चेकपोस्ट पर एक पुरानी कुर्सी पर पैर फैलाकर भैरव सिंह बैठा हुआ था और उसके दो सिपाही, कांस्टेबल रमेश और कांस्टेबल सुरेश, सड़क पर आने जाने वाले हर छोटे वाहन, ऑटो और रिक्शे वालों को डंडे के जोर पर रोक रहे थे। तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी अपनी पुरानी साइकिल पर सब्जियों की टोकरी लेकर गुजरने लगा। कांस्टेबल सुरेश ने डंडा मारकर उसकी साइकिल रोक दी। ए बुढ़े, कहां जा रहा है? चल निकाल 100 रुपए एंट्री फीस, सुरेश ने अकड़ते हुए कहा। बूढ़े आदमी के हाथ कांपने लगे। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब मैं तो गरीब किसान हूं, मंडी में सब्जी बेचने जा रहा हूं, अभी तो बोहनी भी नहीं हुई, पैसे कहां से दूं? मुझे जाने दीजिए साहब, मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है। लेकिन भैरव सिंह, जो कुर्सी पर बैठा ये सब देख रहा था, अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे चलकर बूढ़े के पास आया। उसने अपनी भारी बूट से बूढ़े की साइकिल के पहिए पर जोर से लात मारी। साइकिल गिर गई और सारी सब्जियां सड़क की धूल में बिखर गई। बोनी नहीं हुई तो क्या हम यहां धूप में समाज सेवा करने के लिए खड़े हैं? तेरा बाप देगा हमारी ड्यूटी का पैसा? भैरव सिंह जोर से गरजा। निकल यहां से, और आज के बाद इस सड़क पर दिखा तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। बूढ़ा आदमी सड़क पर बिखरी अपनी सब्जियों को देखकर रोने लगा और चुपचाप अपनी टूटी साइकिल लेकर वहां से चला गया। भैरव सिंह और उसके सिपाही जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें गरीबों को सताने में एक अजीब सा राक्षसी मजा आता था। उसी वक्त दूर से एक साधारण सी स्कूटी चेकपोस्ट की तरफ आती हुई दिखाई दी। स्कूटी पर एक लड़की सवार थी। उसने एक साधारण सा सूती कुर्ता पहना हुआ था, चेहरे पर प्रदूषण से बचने के लिए एक स्कार्फ बना था और सिर पर एक हेलमेट था। वो बहुत ही सामान्य गति से अपनी स्कूटी चला रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि शहर की नई नियुक्त हुई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी आईपीएस अनन्या शर्मा थी। अनन्या को कुछ दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि शहर के बाहरी चेकपोस्ट पर इंस्पेक्टर भैरव सिंह खुलेआम गुंडागर्दी और वसूली कर रहा है। अनन्या फाइलों पर फैसला लेने वाली अफसर नहीं थी। वो खुद जमीन पर उतरकर सच्चाई देखने में विश्वास रखती थी। आज वो बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी सरकारी गाड़ी के अपनी असली पहचान छिपाकर एक आम लड़की के भेष में इस चेकपोस्ट का सच देखने आई थी। जैसे ही अनन्या की स्कूटी चेकपोस्ट के करीब पहुंची, कांस्टेबल रमेश ने बीच सड़क पर आकर हाथ दिखाया। अनन्या ने शांति से अपनी स्कूटी किनारे लगा दी। क्या बात है सर, मैंने स्कूटी क्यों रोकी? अनन्या ने हेलमेट के शीशे के पीछे से एक आम लड़की की तरह घबराई हुई आवाज में पूछा। रमेश ने स्कूटी की चाबी झटके से निकाल ली और बोला, बड़ी जल्दी में है मैडम, चलो गाड़ी के कागज दिखाओ, पोल्यूशन दिखाओ और लाइसेंस निकालो। अनन्या ने बिना कोई बहस किए अपनी डिक्की खोली और सारे ओरिजिनल कागज रमेश के हाथ में थमा दिए। रमेश ने कागजों को पलटा। सब कुछ एकदम सही था, कोई भी कागज एक्सपायर नहीं था। रमेश ने भैरव सिंह की तरफ देखा जो अब तक उनके पास आ चुका था। भैरव सिंह ने कागज अपने हाथ में लिए उन्हें बिना देखे ही वापस अनन्या की तरफ फेंक दिया और बोला, ये कागज नकली लग रहे हैं, आजकल ऐसी प्रिंटिंग बहुत हो रही है। और तू इतनी तेज स्कूटी क्यों चला रही थी? तेरे बाप की सड़क है क्या? अनन्या ने अपने गुस्से को काबू में रखा। उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा, सर मैं 40 की स्पीड पर थी और मेरे सारे कागज ओरिजिनल हैं। आप आरटीओ के ऐप पर चेक कर सकते हैं। आप इस तरह मुझसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। बदतमीजी शब्द सुनते ही भैरव सिंह का अहंकार जाग उठा। एक मामूली सी स्कूटी वाली लड़की उसे बीच सड़क पर जवाब दे रही थी। ओहो, तो मैडम जी को कानून भी पता है। भैरव सिंह ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा, देख लड़की, यहाँ का कानून मैं हूं। आरटीओ का ऐप मेरे फोन में नहीं, मेरी जेब में चलता है। अगर अपनी स्कूटी सही सलामत चाहती है और बिना किसी केस के घर जाना चाहती है तो चुपचाप 500 रुपए निकाल और रफू चक्कर हो जा। अनन्या ने कहा, 500 रुपए किस बात के? अगर मैंने कोई नियम तोड़ा है तो आप मेरा चालान काट दीजिए, मुझे सरकारी रसीद दे दीजिए, मैं चालान भर दूंगी, लेकिन मैं बिना वजह आपको रिश्वत नहीं दूंगी। ये सुनकर भैरव सिंह का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रसीद चाहिए तुझे? अभी देता हूं रसीद। भैरव सिंह ने आगे बढ़कर अनन्या की स्कूटी पर जोर से डंडा मारा, जिससे स्कूटी का हेडलाइट टूट गया। कांच के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। ये क्या कर रहे हैं आप? आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, गुंडे नहीं। अनन्या ने अपनी आवाज को थोड़ा सख्त करते हुए कहा। भैरव सिंह ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, मैं क्या हूं ये मैं तुझे थाने में बताऊंगा। तूने सरकारी काम में बाधा डाली है।
रमेश, इस औरत को जीप में डालो, इसे थाने ले जाकर दिखाता हूं कि पुलिस से जुबान लड़ाने का नतीजा क्या होता है। कांस्टेबल रमेश आगे बढ़ा और उसने अनन्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अनन्या ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, मैं खुद चल सकती हूं। अनन्या चाहती तो उसी वक्त अपना हेलमेट उतारकर अपनी असली पहचान बता सकती थी। एक सेकंड में भैरव सिंह उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता, लेकिन वो अभी रुकना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि ये भ्रष्ट पुलिस वाले एक बेबस और अकेली लड़की के साथ थाने की चार दीवारी के पीछे किस हद तक गिर सकते हैं। उसने तय किया कि वो इस खेल को इसके अंजाम तक लेकर जाएगी। अनन्या ने अपने पर्स से 500 रुपए का एक नोट निकाला और भैरव सिंह की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, ये लीजिए 500 रुपए, मुझे जाने दीजिए। भैरव सिंह भी झपट कर वो नोट अनन्या के हाथ से छीन लिया। उसने नोट को अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा और एक गंदी मुस्कान के साथ बोला, अब तो ये 500 रुपए भी कम है मैडम, तूने मेरा बहुत समय बर्बाद किया है। अब तो तुझे थाने जाना ही पड़ेगा, वहां बैठकर हिसाब करेंगे। भैरव सिंह को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो 500 रुपए का नोट उसने अभी अपनी जेब में रखा है वो कोई आम नोट नहीं था। वो एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी द्वारा दिया गया एक खास नोट था, जिस पर फिनोल्फ्थेलिन नाम का एक विशेष रासायनिक पाउडर लगा हुआ था। ये अनन्या के बिछाए गए एक बहुत बड़े जाल का हिस्सा था। अनन्या को जबरदस्ती पुलिस की जीप में बैठाया गया। उसकी स्कूटी को वहीं सड़क किनारे छोड़ दिया गया। जीप धूल उड़ाती हुई शहर के उस कुख्यात थाने की तरफ बढ़ चली। थाने का माहौल किसी भयानक तहखाने से कम नहीं था। दीवारों पर जाले लगे थे, हवा में शराब और सीलन की बदबू तैर रही थी। जीप से उतारकर अनन्या को सीधा थाने के अंदर धकेल दिया गया। उसने अभी भी अपना हेलमेट और स्कार्फ नहीं उतारा था। डालो इसे लॉकअप में और इसका मोबाइल छीन लो, देखती हूं कौन सा कानून इसे बचाने आता है। भैरव सिंह ने अपनी कुर्सी पर धंसते हुए आदेश दिया। अनन्या का फोन छीन लिया गया और उसे महिलाओं के लिए बने एक छोटे बदबूदार लॉकअप में बंद कर दिया गया। लॉकअप के अंदर पहले से ही 2 महिलाएं डरी और सहमी हुई बैठी थीं। एक महिला की उम्र करीब 45 साल थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर चोट के निशान थे। अनन्या उसके पास जाकर जमीन पर बैठ गई। क्या नाम है आपका और आपको यहां क्यों रखा गया है? अनन्या ने धीमी आवाज में पूछा। महिला ने रोते हुए कहा, मेरा नाम शांति है बेटी। मेरा पति एक छोटी सी दुकान चलाता था। इस भैरव सिंह ने हमसे हर महीने 10,000 रुपए का हफ्ता मांगा। जब हम नहीं दे पाए तो इसने मेरे पति को झूठे चोरी के केस में फंसाकर जेल भेज दिया। जब मैं यहां अपने पति के लिए रहम की भीख मांगने आई तो इसने मुझे भी पकड़कर अंदर डाल दिया। कह रहा है कि जब तक घर के कागज इसके नाम नहीं करूंगी तब तक मुझे नहीं छोड़ेगा। ये पुलिस वाले नहीं, शैतान है बेटी। शांति की बातें सुनकर अनन्या का खून खौलने लगा। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। एक आईपीएस अधिकारी के रूप में उसने कई अपराधियों को देखा था, लेकिन खाकी वर्दी के पीछे छिपे इन दरिंदों को देखकर उसकी आत्मा सिहर उठी। वो सोच रही थी कि जिस कानून की रक्षा की कसम उसने खाई है, उस कानून का ये लोग रोज कैसे कत्ल करते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। थाने के अंदर भैरव सिंह और उसके सिपाही शराब पी रहे थे। उनकी भद्दी हंसी और गालियां पूरे थाने में गूंज रही थीं। तभी भैरव सिंह शराब के नशे में धुत होकर लॉकअप के पास आया। उसने लोहे की सलाखों पर डंडा मारते हुए कहा, स्कूटी वाली मैडम, क्या हुआ? सारी अकड़ ठंडी पड़ गई। अब बुला अपने उस कानून को, बुला अपने बाप को। मैं देखता हूं कौन आता है तुझे यहां से निकालने। अनन्या ने सलाखों के पीछे से उसे घूरते हुए बेहद शांत और ठंडी आवाज में जवाब दिया, वक्त आने पर सब आएंगे इंस्पेक्टर, और जब वो आएंगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं बचेगी। भैरव सिंह जोर से हंसा। तू मुझे धमकी दे रही है? कल सुबह तुझे और इस शांति को ऐसे झूठे केस में फंसाऊंगा कि जिंदगी भर कोर्ट के धक्के खाती रहोगी। ये कहकर वो वापस अपनी कुर्सी पर जाकर सो गया। अनन्या पूरी रात जागती रही। वो एक एक चेहरे को, एक एक आवाज को अपने दिमाग में दर्ज कर रही थी। लॉकअप की उस ठंडी जमीन पर बैठकर उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि आज इस थाने का पूरा इतिहास बदल जाएगा। अगली सुबह सूरज की किरणें थाने के अंदर पड़ी। भैरव सिंह अपनी नींद से उठा। उसने मुंह धोया और अपनी वर्दी ठीक की। वो आज बहुत खुश था। वो एक खाली एफआईआर रजिस्टर लेकर लॉकअप के पास आया। चल बाहर निकल, आज तेरा कोर्ट में चालान पेश करूंगा, भैरव सिंह ने ताला खोलते हुए कहा। अनन्या चुपचाप लॉकअप से बाहर आई। उसने अभी भी अपना चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ था। ये अपना मुंह खोल और इस कोरे कागज पर साइन कर। इसमें लिखा है कि तूने पुलिस पर हमला किया है, भैरव सिंह ने पेन आगे बढ़ाते हुए कहा। अनन्या ने पेन नहीं लिया।
उसने सीधा खड़े होकर कहा, मैं किसी कागज पर साइन नहीं करूंगी और मेरा मुंह देखने की तुम्हारी औकात नहीं है। तेरी इतनी जुर्रत! भैरव सिंह का हाथ अनन्या को एक और थप्पड़ मारने के लिए उठा ही था कि अचानक बाहर से पुलिस के सायरन की दर्जनों आवाजें एक साथ गूंज उठीं। ये कोई एक या दो जीप की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा पुलिस महकमा थाने के बाहर आकर रुक गया हो। भैरव सिंह का हाथ हवा में ही रुक गया। रमेश और सुरेश दौड़ते हुए थाने के दरवाजे पर गए और बाहर झांक कर देखा। सर बाहर बाहर एंटी करप्शन ब्यूरो की गाड़ियां हैं और साथ में आईजी साहब और कमिश्नर साहब भी आए हैं। रमेश की आवाज खौफ से कांप रही थी। भैरव सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके होंठ सूखने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक इतने बड़े अधिकारी और एंटी करप्शन ब्यूरो यहां क्यों आ गए। उसने तुरंत अपनी वर्दी के बटन ठीक किए और अपनी कांपती टांगों के साथ थाने के बाहर भागने लगा। थाने के बाहर का नजारा देखकर भैरव सिंह की रूह कांप गई। दर्जनों पुलिस की गाड़ियां थाने को चारों तरफ से घेर चुकी थीं। एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसर अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ियों से उतर रहे थे। शहर के पुलिस कमिश्नर और आईजी खुद वहां मौजूद थे। भैरव सिंह भागता हुआ कमिश्नर के पास गया और कांपते हाथों से सल्यूट करते हुए बोला, जय हिंद सर। सर, अचानक आप सब यहाँ कोई इंस्पेक्शन है क्या सर? कमिश्नर की आंखें गुस्से से लाल थीं। उन्होंने भैरव सिंह की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने थाने के चारों तरफ नजर दौड़ाई और अपनी कड़क आवाज में पूछा, इंस्पेक्टर भैरव सिंह, हमारी नई एसपी साहिबा कहाँ है? भैरव सिंह बुरी तरह चकरा गया। एसपी साहिबा? सर, वो तो आज सुबह ही चार्ज लेने वाली थीं। वो हमारे इस छोटे से थाने में क्यों आएंगी? मुझे कुछ नहीं पता सर। तुझे सच में कुछ नहीं पता? कमिश्नर ने नफरत भरी आवाज में कहा। तभी थाने के दरवाजे से एक आवाज आई, मैं यहां हूं कमिश्नर साहब। सबकी नजरें थाने के दरवाजे की तरफ घूम गईं। वहां वो स्कूटी वाली लड़की खड़ी थी। उसने धीरे से अपने सिर से हेलमेट उतारा और फिर अपने चेहरे से स्कार्फ हटा दिया। सूरज की रोशनी में उसका तेज और आत्मविश्वास से भरा चेहरा चमक रहा था। ये जिले की नई सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आईपीएस अनन्या शर्मा थी। भैरव सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जिस लड़की को वो कल से गालियां दे रहा था, जिससे उसने 500 रुपए की रिश्वत ली थी, जिसे उसने रात भर एक बदबूदार लॉकअप में बंद रखा था, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बॉस, जिले की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी थी। भैरव सिंह के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून निकाल लिया हो। उसके पैर अब उसका वजन नहीं सह पा रहे थे। वो लड़खड़ाकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। रमेश और सुरेश की हालत तो और भी खराब थी। वे दोनों दीवार से चिपककर ऐसे खड़े थे जैसे मौत उनके सामने खड़ी हो। अनन्या शर्मा धीरे धीरे चलते हुए भैरव सिंह के पास आईं। उनकी आंखों में एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा था जो किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक था। क्या हुआ इंस्पेक्टर भैरव सिंह? तुम्हारी आवाज कहाँ गई? कल तो तुम कह रहे थे कि इस शहर का कानून तुम हो। कल तो तुम मेरी औकात पूछ रहे थे। अनन्या की आवाज एक एक शब्द पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। भैरव सिंह घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ने लगा। मैडम मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम। मेरे बच्चों का वास्ता है मैडम, मुझ पर रहम कीजिए। रहम? अनन्या की आवाज पूरे थाने के प्रांगण में गूंज उठी। क्या तुमने उस बूढ़े सब्जी वाले पर रहम किया था? क्या तुमने उस बेकसूर शांति पर रहम किया जिसे तुमने रात भर लॉकअप में भूखा रखा? तुम जैसे लोग वर्दी के नाम पर कलंक हो। तुम पुलिस नहीं, वर्दी पहने हुए आतंकवादी हो। फिर अनन्या ने एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के चीफ की तरफ देखा और कहा, सर, इस आदमी ने कल मुझसे 500 रुपए की रिश्वत ली थी। वो नोट अभी भी इसकी वर्दी की बाईं जेब में है। एसीबी के अफसरों ने तुरंत आगे बढ़कर भैरव सिंह को पकड़ लिया। उन्होंने उसकी जेब में हाथ डाला और वो 500 रुपए का नोट बाहर निकाल लिया। एक गिलास पानी लाइए, एसीबी चीफ ने आदेश दिया। एक सिपाही पानी का गिलास लेकर आया। एसीबी चीफ ने उस पानी में एक केमिकल मिलाया और भैरव सिंह के दोनों हाथ उस पानी में डुबो दिए। जैसे ही भैरव सिंह के हाथ पानी में गए, पानी का रंग गहरा लाल हो गया। ये देखकर भैरव सिंह की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब वो रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। फेनोल्फथलीन पाउडर ने अपना काम कर दिया था। अब उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती थी। अनन्या ने कमिश्नर की तरफ देखते हुए कहा, सर, मैंने खुद अपनी आंखों से इस थाने का भ्रष्टाचार देखा है। यहां कानून की रक्षा नहीं बल्कि कानून की नीलामी होती है। मैं बतौर एसपी अपना पहला आदेश जारी करती हूं। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और भैरव सिंह की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, इंस्पेक्टर भैरव सिंह,
कांस्टेबल रमेश और कांस्टेबल सुरेश, इन तीनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। इनके खिलाफ एक्सटॉर्शन, करप्शन, एक महिला अधिकारी पर हमला करने और बेकसूर नागरिकों को बंधक बनाने के जुर्म में एफआईआर दर्ज की जाए। कमिश्नर ने तुरंत हामी भरी। अभी के अभी इनकी वर्दी उतारो। एसीबी के अफसरों ने भैरव सिंह की बेल्ट खोल दी, उसकी टोपी उतार ली और उसके कंधों से सितारे नोच लिए। कल तक जो वर्दी उसका घमंड थी, जिससे वो गरीबों को डराता था, आज वही वर्दी उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती का कारण बन गई थी। भैरव सिंह अब सिर्फ एक मुजरिम था। उसे हथकड़ियां पहना दी गईं। वो फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान की आंखों में उसके लिए कोई दया नहीं थी। अनन्या शर्मा थाने के अंदर गईं। उन्होंने खुद अपने हाथों से लॉकअप का ताला खोला और शांति को बाहर निकाला। आप आज़ाद हैं शांति जी, और मैं वादा करती हूं कि आज शाम तक आपका पति भी बाइज्जत बरी होकर आपके घर पहुंच जाएगा। अनन्या ने शांति के कंधी पर हाथ रखते हुए कहा। शांति रोते हुए अनन्या के पैरों में गिरने लगी। आप तो देवी हैं मैडम, आपने मेरी उजड़ी हुई दुनिया बसा दी। अनन्या ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। मैं देवी नहीं हूं, मैं बस अपना फर्ज निभा रही हूं। थाने के बाहर अब तक मीडिया और आम जनता की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। कैमरे चमक रहे थे। जब भैरव सिंह और उसके सिपाहियों को हथकड़ियों में जकड़कर पुलिस की जीप में बैठाया जा रहा था, तो जनता खुशी से तालियां बजा रही थी। अनन्या शर्मा जब थाने से बाहर निकलीं, तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। मैडम, क्या ये आपका कोई प्री प्लान्ड ऑपरेशन था? आपने एक आम लड़की का भेष क्यों लिया? पत्रकारों ने सवालों की झड़ी लगा दी। अनन्या ने माइक के सामने खड़े होकर एक बहुत ही शांत लेकिन प्रभावशाली बयान दिया। मैंने आम लड़की का भेष इसलिए लिया क्योंकि मैं एसी कमरों में बैठकर रिपोर्ट नहीं पढ़ना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि जब एक आम नागरिक, जिसके पास सत्ता या पैसे की ताकत नहीं होती, वो पुलिस स्टेशन आता है तो उसके साथ क्या सलूक होता है। जो मैंने देखा वो शर्मनाक था। वर्दी जनता को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनके मन से डर निकालने के लिए होती है। आज जो इस थाने में हुआ है, वो पूरे जिले के हर भ्रष्ट अधिकारी के लिए एक चेतावनी है। अगर कोई भी पुलिस वाला जनता को परेशान करेगा, तो उसका अंजाम भैरव सिंह से भी बुरा होगा। पूरा इलाका तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एसपी मैडम जिंदाबाद के नारे आसमान छूने लगे। उस दिन के बाद से पूरे शहर के पुलिस महकमे में एक नया खौफ और एक नई ईमानदारी छा गई। कोई भी पुलिस वाला किसी गरीब से रिश्वत मांगने से पहले 100 बार सोचता था, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि न जाने कौन सी आम सी दिखने वाली लड़की या लड़का भेष बदलकर आई एसपी अनन्या शर्मा हो। भैरव सिंह और उसके साथियों को अदालत ने 7 साल की कड़ी सजा सुनाई। उनका पूरा भ्रष्ट साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि घमंड और भ्रष्टाचार की उम्र बहुत छोटी होती है। जब सच्चाई और ईमानदारी का तूफान आता है, तो बड़े से बड़े मगरूर इंसान के पैरों तले से जमीन खिसक ही जाती है। इंसान की ताकत उसकी कुर्सी या वर्दी में नहीं, बल्कि उसकी नीयत में होती है।